सामीन हाजरीन आदाब, मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम लोगों का आज के हमारे इस प्रोग्राम में। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। जी हाँ, इसी के जरिए आजकल हम आपके रूबरू भी हो रहे हैं। तो जाहिर है कि जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी पोस्ट या कोई ऐसा मैसेज हम फॉरवर्ड ना करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, क्योंकि हम लोग मोहब्बतें बांटने के लिए, नफरतें फैलाने के लिए नहीं। आप भी मोहब्बत बांटिए, आप भी नफरतें मिटाइए, क्योंकि देखिए अक्सर हम बात करते हैं कि ज़िंदगी का फलसफा ये है कि जो चीज़ आप देंगे वही आपको वापस मिलेगी। आप मोहब्बतें बांटिए। होता यह है कि हम कभी कभी जज्बात में आ जाते हैं और कोई एक मैसेज हमें ऐसा मिलता है, कोई एक मैसेज हमें ऐसा नजर आता है कि लगता है कि सबसे पहले मैं ही फॉरवर्ड कर दूं, और हम बगैर उसकी तहकीक किए हुए उसको फॉरवर्ड करने लग जाते हैं। मालूम ही होता है कि वो मैसेज फेक था, झूठा था, लेकिन उसकी वजह से कई लोगों के दिल दुख गए, कई लोगों की दिल आज़ारी हो गई। तो हम दिल आज़ारी करने के लिए नहीं है, हम तो एक दूसरे का ख्याल करने के लिए हैं, एक दूसरे के दिल के दर्द को समझने के लिए है। यही हमारी इंसानियत की मेराज है। दोस्तों, कहते हैं कि जब इंसान को पैदा किया गया तो उसमें सबसे अहम चीज ये डाली गई कि उसको एक दूसरे के दर्द को समझने का एहसास दिया गया, ये शऊर दिया गया कि वो एक दूसरे के दर्द को समझ सके ताकि वो एक दूसरे के काम आ सके। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थी करो भाई। जाहिर है इन भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु को या खुदा को हमारी इबादत की जरूरत नहीं है। दुनिया की इस कायनात में पाई जाने वाली हर शय उसकी इबादत में मसरूफ है, लेकिन वो तो ये देखना चाहता है कि जिसको मैंने इंसान बनाया और तमाम मखलूक में सबसे आला और अफजल बनाया, उसका रवैया दुनिया में क्या रहता है। तो कोशिश यही करें कि सबके साथ भलाई करें और भलाई का मैसेज फॉरवर्ड करें ताकि लोग आपको एक अच्छे शख्स के तौर पर पहचान सकें। आइए प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जानिब चलते हैं सबीहा फजल के साथ। ये जो सारी बातें आपने की, इनमें से ये बात तो बिल्कुल सही एकदम कही आपने कि अक्सर हम बिना सोचे समझे, बिना तहकीक किए मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं, और या फिर मैसेजेस के ज़रिए जो बातें हम तक पहुंचती हैं हम उन पर अमल करना भी शुरू कर देते हैं। न जाने किस किस तरह के मैसेजेस हैं। ये भी है कि एक दूसरे के खिलाफ दिलों में कदूरतें भी पैदा कर रहे हैं। बल्कि एक दिन मैंने भी अपने प्रोग्राम में बात की थी कि सामीन, ये जो सोशल मीडिया पर जो मैसेजेस इधर से उधर सर्कुलेट होते हैं और आप उनमें जो नुस्खे और दवाएं बताई जाती हैं और बिना सोचे समझे आप लोग उसको अपनाने लगते हैं, उस पर अमल करने लगते हैं, ये नुकसानदेह हो सकता है। और भी बहुत सी बातें, जैसे आपने कहा भी कि प्यार बांटिए, नफरतें ना बांटिए, कदूरतें ना फैलाइए, एक दूसरे को दोस्त बनाइए, दुश्मनी ना पैदा कीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम मैसेजेस को फॉरवर्ड करने से पहले ये देखें कि क्या पैगाम है, फिर उस पर तहकीक भी करें कि जो बात बताई जा रही है वो सच्ची है या झूठी है, कहाँ से कैसे फैलना शुरू हुई है। ऐसे ही बताए बहुत बड़े बड़े नुकसान से दो चार हो सकते हैं हम लोग, कभी भी ऐसा हो सकता है। बस मैं तो ये कहूँगी कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, यानी कि आपको हमारी बात जो है वो समझ में आए, और आइंदा जब आप मैसेज कोई सा भी शेयर करें तो बिना सोचे समझे ना करें, बल्कि सोच समझ के करें। समझ गए आप? ताकि मोहब्बतों के फूल खिलें, कदूरतें नफरतें ना फैलें, और बिला वजह के नुस्खों पर अमल करके आपकी सेहत ख़राब ना हो, आप सेहतमंद भी रहें। ठीक है? तो बस इसी चीज़ का ख्याल रखिए। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे, और बात हमने यहाँ पर चूँकि सेहत के हवाले से भी की, तो यहाँ पर डॉक्टर साहिबान के पैगामात होते हैं, हिदायत होती हैं, मशवरे होते हैं, कुछ नुस्खे भी उनमें होते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो अपनी फील्ड के माहिर हैं, जो भी ये बात बताएंगे ऑथेंटिक होगी, उस पर आप बिना सोचे समझे अमल कर सकते हैं। ठीक है? तो आइए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर असफर अली है। मैं लैप्रोस्कोपिक एंड बेरियाट्रिक सर्जन हूँ। मैंने अपनी फेलोशिप सर गंगाराम हॉस्पिटल से की और अब मैं आयुष्मान हॉस्पिटल द्वारका में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे मोटापा यानी ओबेसिटी के बारे में, जो आज इंडिया में और वर्ल्ड ओवर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और जिसका रेट बढ़ता जा रहा है बाय एवरी ईयर।
कारण कई हैं, बट मेन कारण है हमारा फूड पैटर्न, जिसमें फास्ट फूड अब हम ज़्यादा खाने लगे हैं, और लैक ऑफ एक्सरसाइज। माइल्ड ओबेसिटी को हम ट्रीट कर सकते हैं डाइट से और अच्छे लाइफस्टाइल से, यानी एक्सरसाइज, वॉकिंग से। बट जैसे ये ओबेसिटी बढ़ती जाती है और मॉडरेट टू सीवियर ओबेसिटी बनती जाती है, जैसे बॉडी मास इंडेक्स जो एक नॉर्मल इंसान का 18 से 24 होना चाहिए, जब ये 30 के ऊपर चला जाता है तो डाइट और एक्सरसाइज से उसको टैकल करना बहुत मुश्किल होता जाता है और ड्यूरेबिलिटी कम होती जाती है इस मैनेजमेंट की। इसीलिए जब ओबेसिटी ग्रेड 2 या ग्रेड 3 पे पहुंच जाती है तो हमें दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आज की डेट में सबसे फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है बेरियाट्रिक सर्जरी। आप सबने सुना होगा। ये कोई चर्बी कम करने वाली या लाइपोसक्शन वाला ऑपरेशन नहीं है, बल्कि एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, जिसमें दूरबीन के द्वारा, जैसे हम गॉल ब्लैडर या अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते हैं, उसी तरीके से हम बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं, जिसमें पेट का साइज को छोटा कर दिया जाता है या अंदर जो पेट और आंतों का आर्किटेक्चर है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। इस वजह से भूख भी कम हो जाती है और जो खुराक होती है, जो डाइट होती है, जैसे अगर हम 2 रोटी खाते हैं, 3 रोटी खाते थे, तो आफ्टर ऑपरेशन आधी या 1 रोटी में ही पेट भर जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका इफेक्ट होता है, ये एक बॉडी में हार्मोनल और केमिकल चेंज प्रोड्यूस करता है ऑपरेशन के बाद, जिसके वजह से मोटापे के साथ साथ लाइफस्टाइल डिजीजेज जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ये सारी चीज़ों पे भी कंट्रोल काफ़ी अच्छा हो जाता है। 80 to 90% पेशेंट्स सर्जरी के बाद या तो उनकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, यानी कोई दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती आफ्टर सर्जरी, या अगर इंसुलिन या कई दवाइयों पे कई साल से थे तो उनकी ज़रूरत कम पड़ जाती है, यानी उनका डोज या नंबर ऑफ दवाइयाँ कम हो जाती है। दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट ब्लड प्रेशर पे है। जैसे जैसे वज़न कम होता जाता है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी बेहतर होता जाता है इस ऑपरेशन के बाद। आफ्टर सर्जरी विदिन 1 मंथ 80 to 90% लोगों के खर्राटे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। आफ्टर 1 ईयर ऑफ सर्जरी प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं और मेल्स में फर्टिलिटी भी काफ़ी बेहतर हो जाती है। कई पेशेंट्स जिनको घुटना बदलने की सलाह दी गई होती है, आफ्टर ऑपरेशन शायद उनको वो भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अगर कोई इंसान 100 किलो या 120 किलो का है जिसको हम वापस 60 या 70 किलो पे ला सकें, तो ये जो 40-50 किलो जो एक्स्ट्रा वज़न है, अगर वो हम हटा सकें तो जाहिर सी बात है कि घुटनों पे काफ़ी कम लोड पड़ता है, जिसकी वजह से घुटने बच। ऑपरेशन का कॉस्ट बाकी ऑपरेशंस जैसे गॉल ब्लैडर हो गया या अपेंडिक्स हो गया उससे ज़्यादा होता है, बिकॉज इसमें कई स्टेपलर्स यूज़ होते हैं। बट रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि अगर इस ऑपरेशन कॉस्ट को हम कंपेयर करें, जो दवाइयाँ, जो डॉक्टर्स की विज़िट मोटापे के लिए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ के लिए, जो अगले आने वाले 3 से 4 या 5 सालों में जितना खर्च होता है इन चीज़ों पे, अगर उसको हम कंपेयर करें ऑपरेशन के कॉस्ट और उसके इफ़ेक्ट से, तो ये एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव ऑपरेशन बन जाता है। सो इन दी एंड मैं ये कहना चाहूँगा टू कंक्लूड कि ओबेसिटी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 हो जाए, तो ये एक डिज़ीज़ मानी जाती है, जिसके साथ साथ बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस भी अपना घर कर लेती हैं ह्यूमन बॉडी में, और इसको ट्रीट करना एक चैलेंजिंग चीज़ है और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हम जिक्र कर रहे थे सोशल मीडिया का। मुनव्वराना ने कहा था कि सब दूरियां सिमट कर एक छोटे से चिप में आ गई, कुछ इस तरह का उनका शेर था, जो मुझे मुकम्मल तौर पर तो याद नहीं, लेकिन मैंने बता दिया। अब दूरियों की कोई हकीकत नहीं रही, सब दूरियां सिमट कर एक छोटे से चिप में आ गई। इसी तरह का कुछ मफहूम है उनके शेर का।
ये हकीकत है कि आज हम घर पे बैठे हुए अमेरिका में बात कर सकते हैं, लंदन में बात कर सकते हैं, किसी भी जगह, किसी दुनिया के किसी भी खित्ते में, अरब में, कहीं भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आसपास के लोगों से बेखबर हैं। दूर दूर की खबरें हमें मिलती हैं, दूर दूर तक हम लोगों की खबरों में रहते हैं, लेकिन जो करीब में है उन्हें हम फरामोश कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो करीब में है उनकी भी खबर गिरी रखनी चाहिए ताकि हमारा जहन बेदार रहे। और जहां तक जहन की बेदारी की बात है तो शायरी इस काम में बहुत अहम किरदार अदा करती है। यानी जहनी बेदारी लाने के लिए शायरी ने हमेशा बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो आज भी हमारे साथ देखिए, जैसे मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा था और फासलों को खत्म करने की बात कर रहा था, तो फासले खत्म करते हैं और चलते हैं अमेरिका की रियासत टेक्सास में, जहां से हमारे साथ शरीक हो रहे हैं प्रोग्राम में जनाब तारिक आलम बर्क। पेश खिदमत है कलामी शायर। ऑल इंडिया रेडियो के सभी देखने और सुनने वालों को तारिक आलम बर्क का आदाब। ताज़ा गज़ल के साथ हाजिर हूँ आपकी महफिल में और मतला यूँ अर्ज़ किया कि शामिल हाल रहें, शोर मचा कर देखें। शामिल हाल रहें, शोर मचा कर देखें, और कुछ तो पाबंदे वफ़ादार ख़ता कर देखें। शामिल हाल रहें, शोर मचा कर देखें, कुछ तो पाबंदे वफ़ादार ख़ता कर देखें। और शेर देखिए, पर्दे हुस्न को चिलमन की अदा काफ़ी है, पर्दे हुस्न को चिलमन की अदा काफ़ी है। आप चाहें तो ये दीवार गिरा कर देखें। पर्दे हुस्न को चिलमन की अदा काफ़ी है, आप चाहें तो ये दीवार गिरा कर देखें। और उसने मांगा है मेरा सर बक़द्रे कीमत, उसने मांगा है मेरा सर तो बक़द्रे कीमत। कितनी मासूम सी ख्वाहिश है जुदा कर देखें। उसने मांगा है मेरा सर तो बक़द्रे कीमत, कितनी मासूम सी ख्वाहिश है जुदा कर देखें। और शेर देखिए, यूँ तो लहजे में मोहब्बत का हुनर रखते हैं, यूँ तो लहजे में मोहब्बत का हुनर रखते हैं। किस सलीक़े से मिटाते हैं मिटा कर देखें। यूँ तो लहजे में मोहब्बत का हुनर रखते हैं, किस सलीक़े से मिटाते हैं मिटा कर देखें। और लज्जत दर्द से वाकिफ़ हैं कि सौदाई हैं, लज्जत दर्द से वाकिफ़ हैं कि सौदाई हैं। आप चाहें तो नया ज़ख्म लगा कर देखें। लज्जत दर्द से वाकिफ़ हैं कि सौदाई हैं, आप चाहें तो नया ज़ख्म लगा कर देखें। और कल किसी और वक़ूए पे न हैरान होना, कल किसी और वक़ूए पे न हैरान होना। बात बन जाए तो फिर बात बना कर देखें। कल किसी और वक़ूए पे न हैरान होना, बात बन जाए तो बात बना कर देखें। और मख्तार किया है कि अब ये चहकार मोहब्बत भी नहीं भाती है, अब ये चहकार मोहब्बत भी नहीं भाती है। बर्क चिड़ियों को कहीं दूर भगा कर देखें। अब ये चहकार मोहब्बत भी नहीं भाती है, बर्क चिड़ियों को कहीं दूर भगा कर देखें। और शामिल हाल रहें, शोर मचा कर देखें, कुछ तो पाबंदे वफ़ादार ख़ता कर देखें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जो लोग भी थोड़ा बहुत हिंदी और उर्दू अदब से वाबस्ता हैं, उन्होंने मंटू को जरूर पढ़ा होगा। और मंटू उर्दू के हवाले से अगर बात की जाए तो उर्दू अदब का एक ऐसा नाम है जिसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। जब भी कभी हम ऐसे इलाकों से गुजरते हैं जो कहना चाहिए कि ऐसा इलाका नहीं होता जहां शुरफा गुजर सके, वहां यानी ममनुआ इलाका जिसे कहा जाता था, वहां से जब हम गुजरते हैं तो मंटू के अफसाने हमें बहुत याद आते हैं। वो ठंडा गोश्त हो, काली शलवार हो, इस तरह के दूसरे अफसाने हों। और उन अफसानों पर उस जमाने में मंटू पर फहाशी का इल्ज़ाम भी लगा, बाकायदा मुकदमा भी चला। लेकिन बात को वो अफसाने जो है हकीकत का रूप बनकर हमारे आसपास कहीं ना कहीं दिखाई जरूर दी है।
उन्हीं अफसानों को अहता करते हुए एक अफसाना आज हमारे साथ लेकर मौजूद हैं। दरस तदरीस से वाबस्ता हैं जनाब अलीम इस्माइल साहब, लेकिन उन्होंने मंटू को और उनके अफसानों को एक नए अंदाज में अफसाने के तौर पर पेश किया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अलीम इस्माइल आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ अपना मुख्तसर सा अफसाना जिसका उन्वान है मंटो। सादत हसन मंटो के ज़माने के लोग नहायत ही शरीफ वाक़ हुए थे कि बाज़ार हुस्न की तरफ कभी आँख उठाकर भी नहीं देखते थे। फिर भी उनके घरों से ज़्यादा हुस्न के बाज़ारों में रौनक रहती थी कि मंटो माशरे की बुराइयों से दुखी था, इसलिए वो लिख रहा था क्योंकि इस बुराई ने मंटो को भी नहीं बख्शा था, और माशरे के लोग मंटो से दुखी थे क्योंकि वो लिख रहा था कोई तन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, दुखी सारा संसार। 1941 में धुआं, 1942 में काली शलवार और 1944 में बू, 1949 में ठंडा गोश्त शाये होने के बाद ऐसा कोई शख्स ना था जो मंटो को गालियाँ न देता हो। इन चारों अफसानों पर ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 292 के तहत हुकूमत पंजाब लाहौर में अदालती मुकदमे चलाए गए। जैसे ही मंटो का अफसाना ठंडा गोश्त एक रिसाले में शाये हुआ, लोगों में हलचल सिमच गई। मंटो पर यह इल्ज़ाम लगा कि वो फहिश अफसाने लिखकर समाज में गंदगी फैला रहा है। लोगों में चैमी गोइयाँ होने लगी। एक शख्स ने बुलंद आवाज़ में कहा कि मंटो के ज़हीन में गंदगी भरी हुई है और ये हमारे समाज को भी गंदा कर देगा। दूसरे ने कहा हम माशरे को फहाशी की भेंट चढ़ने नहीं देंगे। फिर बहुत सारी आवाज़ें एक साथ बुलंद हुई, हाँ हाँ हाँ, अगर हम हाथ पे हाथ रखे यूं ही बैठे रहे तो उसके हौसले यूं ही बुलंद होते रहेंगे। फिर कुछ लोग मंटो को गालियाँ देने लगे। लोगों का गुस्सा उरूज पर पहुंच गया था और भीड़ ने मंटो के घर पर हमला कर दिया था, जिसमें अधेड़ उम्र के दो दोस्त राहिल और अजहर भी शामिल थे। मंटो घर पर मौजूद नहीं था। फिर मालूम हुआ कि वो सुल्ताना के कोठे पर गया हुआ है और मुश्तइल भीड़ ने घर के सामान को तोड़ फोड़ कर रख दिया। इधर कुछ लोग सुल्ताना के कोठे के बाहर जमा हुए, लेकिन इनमें से किसी की भी हिम्मत न हुई कि ज़रा सी हरकत करे। कुछ सरगोशियाँ हुई पर किसी के कदम उठ न सके। उसके बाद हुजूम ने रिसाले के दफ्तर का रुख किया। वहाँ पर भी राहिल और अजहर पेश थे। अब वो दोनों मुश्तइल हुजूम के रहनुमा बन गए थे। लोगों ने दफ्तर में तोड़ फोड़ शुरू कर दी और रिसाले की कापियों को नजर आतिश करने लगे। यहाँ राहिल और अजहर मंटो को गालियाँ दे रहे थे। ऐन वक्त पर पुलिस आ गई। पुलिस ने हुजूम को काबू करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जवाब में पुलिस अफसरों पर ही पत्थर बरसाए गए। तब पुलिस ने लाठी चार्ज करके लोगों को राह फरार अख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। रिसाले की सभी कापियाँ जब्त कर ली गई और जला दी गई। रिसाले के दफ्तर से लाठियाँ खाकर राहिल और अजहर राह गुरेज अख्तियार करे। रिसाले के दफ्तर से लाठियाँ खाकर अजहर और राहिल ने राह गुरेज अख्तियार कर ली। भागते भागते हाँफते हाँफते राहिल ने अजहर से कहा, मैंने रिसाले की एक कॉपी छुपा ली है, चल कहीं बैठ कर पढ़ते हैं। तो अजहर ने उखड़ती हुई सांसों को संभालते हुए जवाब दिया, अच्छा तो तूने भी एक कॉपी चुरा ली है। शराब के नशे में धुत सिगरेट के कश लगाते हुए और धुएं के मुरगुले हवा में लहराते हुए जब मंटो कोठे से बाहर निकला तो राहिल और अजहर एक जगह बैठे अफसाना ठंडा गोश्त पढ़ रहे थे। शुक्रिया। दोस्तों, आपने वो नगमा जरूर सुना होगा, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। जी हाँ, बहुत लोगों ने सुना है, बहुत लोगों को पसंद है। आज हम आपके लिए यही नगमा पेश कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ हमारे मुस्तकिल सामी तारिक रोड कराची के जनाब यूनुस दहदी की है और एक और खूबसूरत नगमे के साथ आज फिर वो हमारी महफिल में शरीक हैं। पेश खिदमत हैं जनाब यूनुस दहदी अपने फन के साथ।
चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कसमें है ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। ना कसमें है ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं, दो नैना सीधे साधे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं। सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए आप देखते हैं हमारे ये प्रोग्राम्स और आप सबके लिए ही लेकर आते हैं हम ये नशरियात। इस्तकबाल है सामीन आप सभी लोगों का। पूरा दिन की भागदौड़ के बाद ये सुकून के पल मैसर आते हैं और हर कोई ये पल जो है अपने घर में, अपने आशियाने में बिताना चाहता है, क्योंकि शायद दुनिया में जो सबसे सुकून की जगह होती है वो होती है इंसान का घर। चाहे छोटा सा घर हो या फिर बहुत बड़ा घर हो, ये मानी नहीं रखता कि घर बड़ा या छोटा है, ये मानी रखता है कि आपके पास घर है। और वैसे अगर आज के दौर की बात करें सामीन हम, तो भाई अब तो जो आशियाना है वो लोग चांद पर भी बनाना चाहते हैं। जी हाँ, अब चांद पर बल्कि गाने भी हैं, काफ़ी पहले से चले आ रहे हैं, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और आज के दौर में सच में लोग ये चाहते हैं कि चांद पर घर बनाया जाए और इसके लिए कुछ लोगों ने बाकायदा चांद पर ज़मीन भी ख़रीद ली है। वैसे खला में मतलब चांद तारों पर ज़मीन ख़रीदना और बेचना गैर कानूनी है और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए सन 1967 में एक कानून भी बनाया गया था जिसमें चांद और तारों पर ज़मीन ख़रीदने और बेचने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। और जो ये समझौता हुआ था
उस पे हिंदुस्तान समेत 104 ममालिक ने दस्तखत भी किए थे और एक तरह से ये एग्री थे, सभी लोग रजामंदी अपनी सबने जाहिर कर दी थी। लेकिन क्या है कि आज के ज़माने के हवाले से अगर बात कर लें जनाब, तो भाई चांद पर बहुत ही मुश्किल है आशियाना बनाना, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताई आपको डिटेल्स, तो ऐसे में लोग चांद की ज़मीन सिर्फ अपने नाम करा सकते हैं। हालांकि चांद पर सैर करने की चाहत तो बहुत सारे लोगों को है और हर कोई चाहता है कि चांद से ज़मीन के नज़ारे किए जाएं। चलिए खैर, मैं बताना ये चाहती हूँ आपको कि अगर आपका भी कभी दिल चाहता है कि चांद पर जाया जाए तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में ही सामीन एक ऐसी जगह है जनाब जहां पहुंचकर आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे कि आप चांद पर आ गए हैं। असल में चांद हमें सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करता है वो जो सिल्वर सा कलर है उसका, हल्का सा पिलाहट लिए हुए हल्का लाइट कलर का, जैसे गोल्ड सा, सोना सा, या फिर कहिए उसकी जो चांदनी होती है वो सिल्वर सी एकदम फैली हुई, वो चमक जो है वो लोगों को ज़्यादा मुतासिर करती है। हालांकि सुना यही है कि असल में ऐसा नहीं है, वहाँ की ज़मीन भी बिल्कुल पथरीली है हमारी आम ज़मीनों की ही तरह से। लेकिन खैर, मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप पहुँचेंगे तो आपको लगेगा कि भाई हम तो चांद की ही सैर करने आ गए हैं, और इसी वजह से इस जगह को मून लैंड के नाम से पूरी दुनिया जानती है। अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं, बहुत सारे लोगों को शौक़ है, आजकल थोड़ा घूमना फिरना कम है, अच्छा ही है कि ज़्यादा अभी घूमना फिरना ना किया जाए, घर में रहा जाए, लेकिन जैसे ही हालात मुवाफिक होंगे तो जाहिर सी बात है लोगों का घूमने फिरने का शौक़ भी पूरा होगा। तो इस चांद की सैर आप ज़रूर कीजिएगा, मूनलैंड ज़रूर जाइएगा। तो बताएं आपको मूनलैंड के बारे में ज़रा तफसील से। दरअसल सामीन, ये जो जगह है ये हिंदुस्तान के कश्मीर में वाक़ है और लेह से महज 127 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, और इस जगह का नाम लामायुरु गांव है। दुनिया भर से लोग लामायुरु गांव घूमने आते हैं, खासकर मूनलैंड के दीदार के लिए ज़रूर आते हैं, और हिंदी में इसे चांद की ज़मीन कहा जाता है। ये गांव 3510 मीटर की ऊंचाई पर वाक़ है। और क्या है इसकी खासियत? ऐसा कहा जाता है सामीन कि पहले इस जगह पर एक झील हुआ करती थी जो बाद में सूख गई थी। लामायुरु गांव में एक मठ भी है जो लोगों की तवज्जो का मरकज़ है, जबकि जो झील का जो पानी था जो सूख गया है तो वहाँ पर पीली सफ़ेद मिट्टी है, जो पीली और सफ़ेद है बिल्कुल उसी तरह जैसे चांद जो है कभी सफ़ेद हमें लगता है कि सफ़ेद है, कभी हल्का सा पीला लगता है। तो ये जो पीली और सफ़ेद मिट्टी है ये जो मिलकर जो कलर बनाती है, तो बिल्कुल इस सूखी हुई खुश्क झील पर चांद की ज़मीन की तरह से ये लगती है, बिल्कुल चमकदार सी भी है, कुछ ऐसा ही लगता है कि जैसे हम चांद पर हैं। और जब चांदनी रात होती है, मुकम्मल चांद की जो रातें होती हैं, तो चांद की रोशनी जब इस ज़मीन पर पड़ती है तो ये मिट्टी जो है चांद जैसी चमकने लगती है, बिल्कुल चांद की तरह नज़र आने लगती है, और यही वजह है कि इसका नाम है मूनलैंड। तो आप भी अगर चाहते हैं कि सपनों की नगरी चांद पर बसाई जाए तो वो तो मुमकिन नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ तक जाना जो है वो आसान है। तो जाइएगा ज़रूर, यही गुनगुनाते हुए चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। फ़िलहाल तो आज का ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। सबीहा को आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। जल्द फिर होगी मुलाकात। ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज़।